एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं सुनैना मैम आज आप सभी को जो है जीएस की जो है तैयारी कराऊंगी। कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग जीएस के सारे कंटेंट को देखेंगे, जिसमें कि आपका सोशल स्टडीज और फिर साइंस से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी स्टूडेंट जो है जो बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 मार्क्स जो है वो क्या है आपके जीएस से पूछे जाएंगे। बाकी आपके लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है एनसीईआरटी के 6 से लेके 10th तक के सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम क्वेश्चन का डिस्कशन करा ही रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स क्लास करने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सौम्या एजुकेशन को जो है दबा दीजिए बेल आइकन और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं जीएस क्लास, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये जो बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित जो है तैयारियां हैं और इसमें आप अदर कंपटीशन के लिए भी क्वेश्चन को जो है अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग जीएस के पार्ट 4 को देखेंगे। 3 जो है क्लास जीएस का हो चुका है और आप सभी को अगर क्वेरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके वो तीनों जीएस क्लास का जो है लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फुल्ली आपको जो है बीपीएससी ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित हम आपको जो है डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो देर किस बात की, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो है देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की तराई, ठीक है, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डेल्टाई वन, दूसरा है आपका सुंदर सदाबहार वन, तीसरा है पर्वतीय वन और चौथा है पर्णपाती वन। ठीक है, तो आप सभी जो है सही आंसर करेंगे कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हमारा जो आंसर होगा, तो जब भी हम हिमालय की तराई की बात करते हैं तो इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, तो बोलेंगे सदाबहार वन। क्या बोलेंगे, सदाबहार वन। सदाबहार वन और पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न सदाबहार वन जो है ये वेस्टर्न घाट पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, कहाँ भाई, पूर्वोत्तर भारत, याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, वेस्टर्न घाट के पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत तथा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, में स्थित है कौन, सदाबहार वन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है ये हिमालय की तराई में सदाबहार वन जो होते हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ की मानसून जो है खास करके कई महीनों तक क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो जब आप अभ्यारण्य चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें आपको बताया गया था कि दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो आपका एकदम जो है आप सही बता रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये जो दाचीग्राम जो है अभ्यारण्य है या दाचीग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान भी हम कह सकते हैं, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है और ये खास करके कहिए कि श्रीनगर जिले में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसके पूर्व में जो है ये मतलब कि यह जो है डल झील के पूर्व में है, कौन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान
जो है वो क्या है, डल झील के पूर्व में है। चलिए बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है मिजोरम और डी है नागालैंड। ठीक है, तो ये जो नेफा है, यानी कि अगर इसको फुल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एन फॉर होता है नॉर्थ है, एन फॉर होता है नॉर्थ, ठीक है, और ई फॉर होता है ईस्ट, ई फॉर क्या होता है, ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलेंगे, फ्रंटियर, फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, जिसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट में नेफा कहा जाता है। तो ये जो नेफा है वो कहाँ है, तो किस राज्य का पुराना नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा है, यानी कि जिसको हम उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश भी कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी इसका नाम चेंज करके भी देता है, उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश, प्रदेश। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के नाम से, यानी नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या कहलाता है? ठीक है, आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन, मापांकन यानी कि मापन करने का अंकन क्या कहलाता है? पहला है जीडीपी, दूसरा है एनडीपी, तीसरा है जीएनपी और चौथा है एनएनपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी देश की, किसी भी देश की जो हम मान के चलिए कि आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन जो है वो किससे करते हैं, तो जीडीपी से करते हैं। किससे करते हैं? जीडीपी से करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए, यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गुजरात में है कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो जल्दी जल्दी आप सभी जो है अपना भी कमेंट करिएगा कि क्या है आपके अनुसार। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बता दें, चलिए आपका जो भी मतलब कि सुझाव है वो सही है। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए, और अगर कहा जाए कि आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो बोलिएगा श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, 6 में है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जब भी स्वास्थ्य दिवस की बात हो तो हम बोलेंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में हम हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात हो तो 7 अप्रैल बच्चे लगाएंगे। राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल टेनिस एकेडमी
कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, दूसरा है आपका हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है मुंबई। ठीक है, तो नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हम राइट आंसर क्या देंगे? गुड़गांव देंगे। ठीक है, गुड़गांव में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है कि झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? रांची को, दुमका को, जमशेदपुर को या टाटा को? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर को क्या कहेंगे हम? झारखंड राज्य का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको एकदम जानना होगा। तो देखिए, एक जमशेदपुर जिसका कि दूसरा नाम टाटा नगर भी है। ठीक है, जमशेदपुर का दूसरा नाम क्या है? टाटा नगर, टाटा नगर भी है। ठीक है, याद रखिए, अगर टाटा नगर भी दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये टाटा नगर जमशेदपुर का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी, कि देवगिरी में थी, कि वातापी में थी, कि दौलताबाद में थी? ये आपको बताना है। तो चालुक्यों की जो राजधानी है वो कहाँ थी? तो वातापी में थी। कहाँ थी? वातापी में। ठीक है, जब भी हम वातापी की बात करते हैं तो चालुक्य वंश जो है वो एक भारतीय शाही राजवंश था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? यानी कि छठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के उन्होंने दक्षिणी और जो है कहिए कि मध्य भारत, दक्षिणी और मध्य भारत में बड़े हिस्सों पर क्या किया? बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और उन्होंने मतलब कि कहिए कि 3 संबंधित जो अभी तक व्यक्तिगत राजवंश हैं इनको क्या किया था? इसमें जो है शामिल किया था। और तीनों राजवंश जो है ये लंबे समय तक क्या किए थे? शासन किए थे। तो चालुक्य जो हैं, तो चालुक्य का संबंध जो है, चालुक्यों की राजधानी जो है वो क्या है? वातापी है। ये तो आपने समझ लिया। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला अगर राजवंश है तो सबसे पहला राजवंश जिसे कि हम क्या बोलते हैं? बादामी चालुक्य कहते हैं। पहला राजवंश क्या है? तो बादामी चालुक्य है। और ये बादामी चालुक्य के नाम से जो आगे चल करके चालुक्य के नाम से क्या होने लगा? जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा जो मतलब कि कल्याणी के चालुक्य, तीसरा वेगी के चालुक्य और पहला बादामी चालुक्य। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? वातापी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रूस और किस देश के साथ हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित होने वाले एक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है? ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि रूस और किस देश के साथ हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित होने वाले एक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम मतलब कि करेंगे अगर रूस और क्या है दूसरा ईरान, रूस और क्या बोलेंगे हम? ईरान। तो रूस और ईरान जो है देश, ईरान के साथ हिंद महासागर उत्तरी भाग में क्या है आयोजित होने वाला एक नौसेना अभ्यास में भारत भी उसमें क्या हो गया? शामिल हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एक क्या है? एक चुनिंदा समूह के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है?
सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है, गरीबी से है, या सामाजिक विकास से है, या प्रदूषण से है। ठीक है, तो देखिए सैडलर आयोग की बात आती है तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैडलर आयोग, गुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, ये सारे जो है शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है ये देखेंगे। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य से क्या है? संबंधित है। केरल राज्य से क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, आप सभी रेड बुक के बारे में जानते होंगे, एक है येलो बुक। येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकार का क्या है? एक सरकारी दस्तावेज है। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? भारत में रुपया का जो सिक्का है वो किसके शासनकाल में ढाला गया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है शाहजहां और डी नंबर है शेर शाह सूरी। ठीक है, तो भारत में रुपया का जो सिक्का है सबसे पहले शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? ठीक है, यानी कि आधा झुका हुआ जो राष्ट्रीय ध्वज है तो हम आधा झंडे को क्यों झुका देते हैं? जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है तभी हम झंडे को क्या देते हैं? झुका देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय शोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ठीक है, जैसे कि जब लड़के परिपक्व हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? दाढ़ी मूंछे आने लगती है। तो ये कौन से हार्मोन्स के कारण होता है? तो दाढ़ी मूंछों का निकलना जो है ये टेस्टेरोन्स, ठीक है, टेस्टेरोन्स जो है एक क्या है? हार्मोन है और इसी हार्मोन के कारण जो है वो क्या होता है? दाढ़ी मूंछ या सीने में बाल आना, ठीक है, या पैरों पर बाल आना, बॉडी में बाल आना, ये सब किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टेरोन्स के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या इस्पात का। ठीक है, तड़ित चालक यानी कि जब भी बिजली की गर्जना होती है और उसके लिए क्या किया जाता है? बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं, मकान होते हैं, भवन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सुरक्षा कवच लगाया जाता है और ये जो सुरक्षा कवच जो होता है, जो तड़ित चालक होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो तांबे का बना होता है। ठीक है, तो तड़ित जो चालक है अगर पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी तो हम बोलेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए, क्योंकि तांबे की जो मतलब कि छड़ जो होती है वो विद्युत का क्या होता है? तो ये विद्युत को, यानी कि ऊंचे ऊंचे महलों में जो भी रहते हैं तो ये विद्युत से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, आकाशीय विद्युत से खास करके ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है कौन? सबसे मतलब कि दूर स्थित ग्रह कौन सा है ये बताना है। बृहस्पति, मंगल, वरुण, शनि। ठीक है, तो सबसे जो दूर है वो कौन है? तो वरुण है। सबसे दूर कौन है? वरुण है। और सबसे नजदीक कौन होते हैं? तो बुध होते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो देखिए आयरन यानी कि लोहा की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो पालक में होती है। किसमें होती है? पालक में होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे कि किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को अगर अनीमिया हो जाता है तो हम गुड़, पालक और आंवला का सेवन अगर कराते हैं तो रक्त की अल्पता से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में डीएनए होता है। किसमें होता है? हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सी केंद्रक में होता है, या डी सभी में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो किसमें होता है? तो सभी में होता है। हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक भी होता है। क्योंकि डीएनए जो होते हैं आमतौर पर किसके रूप में होते हैं? तो क्रोमोसोम्स के रूप में होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो मतलब कि गुणसूत्र जो होते हैं वो एक सेट में होते हैं और इस सेट के कारण वो क्या करती है? एक जीनोम का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए जो होते हैं वो सारे में होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की ये आपको बताना है। टेरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन और मेंडलीव। तो देखिए आवर्त के नियम जो है इसकी खोज किसने की? तो मेंडलीव ने की। किसने की? मेंडलीव ने की। ठीक है, आवर्त का जो नियम है ये जो केमिस्ट थे, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का क्या है? एक खास नियम है, एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, चलिए इसकी जो खोज हुई थी 1869 में हुई थी। 1869 में हुई थी, याद रखेंगे। और इसमें जो खोज किए थे वो कौन किए थे? 1869 में मेंडलीव के द्वारा आवर्त के नियम का खोज किया गया। तो द राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है कि अहमदाबाद में है कि त्रिवेंद्रम में है कि दिल्ली में है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसरो अभी हाल फिलहाल में देखे थे कि चंद्रमा पर जो है वो क्या हुआ था? लैंडिंग हुआ था। ठीक है, हमारा जो है रोवर भी गया है। ठीक है, तो अब ये जो इसरो है तो इसरो जो है वो भारत का क्या है? भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जबकि नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किए थे उनका नाम है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम था? जोसेफ लिस्टर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि बोरोप्लस हो गया या डेटॉल हो गया, ये सारे क्या है? एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, यानी कि जिसको कि खास करके सर्जरी के यूज में क्या किया जाता है? लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि भू-अस्थायी उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कितना, 12 घंटा में कि 24 घंटा में, 36 घंटा में या 48 घंटा में, ये आपको बताना है। तो भू-अस्थायी जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वो 24 घंटे में चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए तो हम ये सारी बातें जान गए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है तो ये ज़्यादातर लीवर, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसको हम यकृत बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा जो है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो लीवर यानी कि यकृत जो है वो क्या है, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसी स्थिति में हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर से जुड़ी हुई क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। ठीक, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि में हम क्या देखते हैं, जिनकी मात्रा यानी कि परिणाम और दिशा दोनों क्या हो, निहित हो, दोनों का हम क्या कर सके, दोनों का निर्धारण कर सके, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से आपको देखने हैं कि किसका हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो तापमान, ऊर्जा, संवेग और दाब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सदिश राशि की जब हम बात करते हैं तो सदिश राशि में जो है मूल रूप से क्या होता है, जैसे कि वेग हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि संवेग जो है वो क्या है, वो एक किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये संवेग में ये दोनों चीज आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर संवेग हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप सभी समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में कौन से कच्चे पदार्थ का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए नायलॉन जो होता है ये एक क्या है, ये कृत्रिम जो है रेशा है। ठीक है, तो इसे बनाने में जो कच्चा पदार्थ यूज किया जाता है वो है एडिपिक अम्ल। क्या है, एडिपिक अम्ल है। ठीक, चलिए एडिपिक अम्ल याद रखिएगा। राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग का मतलब होता है कि उस रंग को हम किसी अन्य रंग के साथ अगर मिला दें तो वो तीसरे रंग का क्या करे, निर्माण करे। ठीक है, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और क्या बोलेंगे, नीला। लाल, हरा और नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग जो है, बी फॉर बेरी, बी फॉर विटामिन बी याद रखिएगा। ठीक है, तो बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव जो है कहाँ स्थित है वो हमें देखना है। मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, त्रिवेंद्रम में या कोलकाता में, ये आपको बच्चे बताना है। ठीक है, तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर
जीव विज्ञान केंद्र वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में यानी ह्यूमन स्किन में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, मानव के त्वचा में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन के कारण जो है किसी के त्वचा का रंग व्हाइट होता है या फिर ब्लैक होता है या फिर सांवला होता है। जिसमें मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका कलर उतना ही क्या होगा? डार्क होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइनोसेपियंस है, रेनोसेपियंस है, होमोसेपियंस है, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, और अगर आधुनिक मानव बोले तो होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो अगर हम खाना को बहुत अधिक मात्रा में अगर पका दे तो क्या होगा? तो क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? तो वसा डिस्ट्रॉय होगा, विटामिन होगा कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो सबसे अधिक मात्रा में अगर डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? विटामिन। ठीक है, विटामिन की क्या हो जाएगी? विटामिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है घेंघा। घेंघा यानी गोइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देंगे थायराइड के बढ़ने से, थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, चलिए राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 35। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। ठीक है, मेंडल ने नहीं किया था। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। मेंडल ने जो है तत्वों का जो है वर्गीकरण नहीं किया है। चलिए उसके बाद है डॉबरेनर ने और डार्विन ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉबरेनर ने, क्योंकि डार्विन ने नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप सभी को आज का जो ये जीएस का सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बच्चे अगले फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, और आप सभी का जो ये ढेर सारा प्यार है हमारे साथ बना रहे, यही हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए आपको बाय बाय।